आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं के विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के अध्याय 13, ठीक ना, अध्याय 13, ठीक ना, अध्याय 13 प्राकृतिक संपदा, अध्याय 13 प्राकृतिक संपदा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम हल करेंगे, उसके आंसर को देखेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि साइंस में A+ का ग्रेड लाएं तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ जो आप लोग का सिलेबस के हिसाब से मैंने सब क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहला जो सिलेबस के आधार पर रहेगा वो रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न किस प्रकार का रहेगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो 75% जल पाया जाता है, ठीक ना। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल के कौन कौन से भाग है? तो जीवमंडल के 3 भाग है। पहला है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल के कौन कौन से घटक है? तो जीवमंडल के जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर ताप का प्रास क्या है? तो चंद्रमा पर जो ताप का प्रास है वो -190 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में परिवर्तन क्यों होते हैं? तो वायु के असमान रूप से गर्म होने के कारण, किस कारण? वायु के असमान रूप से गर्म होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। गर्म होकर वायु जो होती है वो ऊपर उठती है जब सूर्य की किरणें गर्म हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन, वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है? तो उसमें संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, ठीक है, संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का। चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, धूम कोहरा क्या संकेत करता है? तो धूम कोहरा क्या संकेत करता है? तो वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का। आप लोग देखते होंगे ठंडे के दिन में जब धूम कोहरा रहता है ना, तो एकदम कहीं दिखाई नहीं देता है, वायु प्रदूषण होता है उसी के कारण। और ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वायु प्रदूषण का दृश्य संकेत क्या है? तो दृश्य संकेत क्या है? तो धूम कोहरा है। क्या है? धूम कोहरा। ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी ढलानों पर सघन सघन वृक्षारोपण करने से किस भौतिक समस्या का समाधान संभव है? तो पहाड़ी और ढलान पर जब हम सघन वृक्षारोपण करेंगे तो उससे मृदा अपरदन नहीं होगी। क्या होगी? मृदा अपरदन संभव, समाधान जो होगी वो संभव होगा नहीं कि। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा मृदा अपरदन। मान लिया जाए यहाँ पहाड़ी है, ठीक ना, ये पहाड़ी है मान लिया जाए। 1 मिनट में पहाड़ी बनाता हूँ। जब वर्षा होगी, ठीक ना, वर्षा होगी, बारिश होगी, तब इसकी मिट्टी धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। अगर हम यहाँ पेड़ लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ हम पेड़ लगा दिए, तो क्या होंगे? इसके जड़ यहाँ जकड़ लेंगे इसको, जिससे मृदा अपरदन नहीं होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखे? तो 2 ग्रीन हाउस हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक है CH4। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के प्रकार का निर्धारण किस आधार पर करते हैं? तो मिट्टी के प्रकार का निर्धारण जो होता है वो मिट्टी के कणों का औसत आकार के आधार पर करते हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो गुणवत्ता का जो निर्धारण किया जाता है वो मिट्टी में उपलब्ध ह्यूमस और सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक ना, आधार पर उसका होता है गुणवत्ता आधार का निर्धारण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग का कक्षा 9वीं में टर्म 2 जो होगा यानी कि द्वितीय शाब्दिक परीक्षा, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल एक कम्बल की तरह कैसे कार्य करता है? क्या है? वायुमंडल एक कम्बल की तरह कैसे कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो है, वायुमंडल एक कम्बल की तरह कार्य करता है। पहला जो है वो, यह औसत ताप को स्थिर रखता है। दूसरा है, यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है। तीसरा है, रात के समय वह बाहरी अंतरिक्ष में उष्मा के पलायन को रोकता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वायु प्रभाव यानी कि प्रभाव पवन के क्या कारण है? तो वायु का बहना,
प्रभाव पवन के क्या कारण है? तो पृथ्वी के ऊपर की वायु शीघ्रता से गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वायु का दाब कम हो जाता है, अतः समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले एरिया की तरफ बहने लगती है। यह बहती हुई वायु पवन कहलाती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो बादलों का जो निर्माण होता है वो उसका जो आंसर होगा वो है जल स्रोतों से पानी वाष्पन के रूप में हवा में चला जाता है। कुछ जलवाष्प हवा में पहले से ही मौजूद होते हैं। ऊपर जाकर जलवाष्प ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वह छोटी छोटी जल की बूंदें या वायु में निलंबित होकर बादलों का निर्माण करती है। ठीक ना। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूम कोहरा क्या है? क्वेश्चन क्या है? धूम कोहरा क्या है? तो सर्दियों में जब जल वायु के साथ संघनित हो जाता है तब दृश्यता विशेष रूप से घट जाती है। इसे धूम कोहरा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों की जल की आवश्यकता क्यों होती है? इसका जो आंसर है वो 5 लाइन में दिया है। 1 2 3 4 5 लाइन में। ठीक है। पहला नंबर है सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल माध्यम में होती है। पदार्थ का संवहन घुली अवस्था में होती है। प्राणी को जीवित रहने हेतु जल की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। और जल प्राणियों का आवास भी है और स्थलीय जीवों को मीठे जल की आवश्यकता होती है। हम लोग कौन से जीव हैं? स्थलीय जीव। हम लोग कहाँ रहते हैं? स्थल में रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा यानी कि मिट्टी अपरदन क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत के हटने की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहते हैं। और आगे इसका और आंसर है, आगे इसका आंसर नहीं है, वहीं तक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में उपस्थित CO2 परत द्वारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड परत द्वारा उष्मीय प्रभावी वाली अवरक्त किरणों के प्रगृहित यानी कि ट्रैप होने की वजह से वायुमंडल में गर्म हो जाने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप जो है वो यहाँ नीचे लिखा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन निम्नलिखित 2 रूप में पाई जाती है। पहला जो है द्विपरमाणिक रूप में ऑक्सीजन O2 और त्रिपरमाणुक रूप में ओजोन O3 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिक्स है, टर्म 2 में आएगा। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। इसका जो आंसर है, वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो जीवन के लिए अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? जीवन के लिए। पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, वायुमंडल कंबल की भांति हमारे चारों ओर फैला हुआ है जो पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखती है। यानी कि ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये पृथ्वी है, ठीक, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, तो चारों तरफ फैली है जिससे संतुलन बनाए रखा है। ठीक। जीवन के लिए अगला क्वेश्चन, जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिक्स है, टर्म 2 के एग्जाम में आएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो पानी का महत्व। जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है? पानी का महत्व। और पहला जो आंसर है, तीन नंबर तक आंसर दिया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहला नंबर में कोशिका के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए पानी आवश्यक है। जैविक क्रियाओं के लिए पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतरण के लिए पानी की आवश्यक है। और तीसरा जो है वो जीव शरीर का अधिकांश भाग जल है। जीव शरीर का जो है अधिकांश भाग क्या है? जल है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाइमोस क्या है? ठीक ना। हाइमोस क्या है? यह किस प्रकार मृदा की संरचना को निर्धारित करने का मुख्य कारक है? हामूस जो होता है, हामूस है, ठीक ना। हामोस ये पत्ती के सड़े गले से बना होता है। हामोस किससे बना होता है? पत्ती के सड़े गले से बना होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। हामोस जो बनता है वो पत्ती के सड़े गले से बनता है।
इसका जो आंसर है वह जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होती है उसे हामूस हामूस कहलाता है। हामूस हामूस कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये सॉरी यही अगला आंसर है, यह मृदा की संरचना का एक मुख्य कारक है क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु तथा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? तो ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव जो होते हैं, पहला नंबर में है त्वचीय कैंसर, दूसरा होता है वैश्विक वर्षा, तीसरा जो है वो पारिस्थितिक असंतुलन, चौथा जो है वो आंखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को हानि। नाइट्रोजन तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, समझाइए। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिकों का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो नहीं है, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है। कौन से क्वेश्चन है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगला क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो वो है मिट्टी बनाने में निम्नलिखित कारक काम करते हैं। पहला जो कारक है वो है सूर्य। पृथ्वी को पत्थरों को पृथ्वी पर दिए पत्थरों को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। ये पहला सूर्य हो गया। अगला कारक है जल। जल मिट्टी के निर्माण में दो तरीके से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, जो अधिक जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है, लेकिन अधिक पानी बाद में जमता है तो दरार को और भी चौड़ा करेगा क्योंकि बहता हुआ वह जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और दूसरा जो है वो है तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल तत्व के स्थान से काफी दूर पाई जाती है। ये हो जाएगा जल के दो तरीके। जल के पहला ऑप्शन ये तरीका और दूसरा बी तरीका। अगला जो कारक है वो है हवा। हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। अगला जीव भी मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थरों को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं और मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मॉस भी मिट्टी को बारीक करने का काम करते हैं। मॉस भी, ठीक ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर 1 मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। इसका आंसर जो है अभी मैंने बताया। पहला आंसर जो है सूर्य द्वारा, ये हो जाएगा पूरा इसका आंसर। दूसरा आगे जो कारक है वो जल है, उसका दो और कारक है, और हवा है और जीव है। ये हो जाएगा उस प्रश्न का आंसर, मृदा निर्माण का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण तथा प्रभाव क्या है। तो मृदा अपरदन, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन इसका अर्थ होता है कि मिट्टी की परत का नष्ट होना। मृदा अपरदन में मिट्टी की उपजाऊ सतह अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। मृदा अपरदन में अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन रहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसके जो कारण है वो है, मृदा अपरदन के कारण दो मुख्य कारक है। पहला है वातावरणीय कारक जैसे जल तथा वायु, और जैवीय कारक वनों का नष्ट होना। प्रभाव क्या है, मृदा अपरदन से बहुत अधिक क्षति होती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, वो बंजर बन जाती है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, भूमिगत जल का स्तर नीचा हो जाता है, भूमि असमतल हो जाती है, जिससे कृषि क्रियाएं सरलता से पूरी नहीं हो पाती है। रोकने का उपाय क्या है, बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके खेती की
खेतों की मेड़ ऊंची करके। अगर ये खेत है ठीक ना, इसके मेड़ को अगर हम ऊंचा करें ठीक ना, यहाँ तक इसको चौड़ा करके ऊंचा करें, ऊपर तक जब हम ऊंचा करेंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगी ठीक ना। ये हो जाएगा, ये प्रश्न का जो आंसर है यहाँ से लिखे नीचे तक है ठीक ना, नीचे तक है, मैं दिखाता हूँ, यहाँ तक इसका आंसर ठीक, यहाँ तक इसका आंसर है ठीक ना, ये सब उसका आंसर है ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है, ये पूरा आंसर जो है वो इस प्रश्न का आंसर है। ये मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन जो है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो पृथ्वी पर मोटर वाहनों के धुआं एवं कारखानों की चिमनियों की धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है। ये गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती है एवं जल एवं वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। यह अम्ल जब वर्षा जल के साथ भूमि पर आता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग होता है वो बदल रहा है। ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? बदल हो रहा है। अम्लीय वर्षा से निम्नलिखित हानियां होती है। पहला है, इससे पेड़ पौधों की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और प्रकाशन संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इससे ऐतिहासिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है क्योंकि उनका संगमरमर या चूना अम्ल से अभिक्रिया करता है। इससे त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक उष्मन या पौधागर प्रभाव क्या है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वैश्विक उष्मन या पौधागर प्रभाव, पृथ्वी पर मानव गति विधियों के कारण वायुमंडल में ऊष्मा शोषक गैसों CO2 और CH4 और O3 की सांद्रता बढ़ती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रम को वैश्विक उष्मन या पौधागर प्रभाव कहते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस। आज के इस वीडियो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर है अम्लीय वर्षा का, वो नीचे तक है, यहाँ नीचे तक है ठीक ना, यहाँ तक है। और वैश्विक उष्मन का जो आंसर है वो यहाँ तक है ठीक, यहाँ से यहाँ तक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।